अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30th अगस्त है 2022। आई वाज गोइंग टू अटेंड सम वर्क व्हिच वाज पेंडिंग, तो मैंने सोचा कि ड्यूरिंग माय 30 मिनट्स ऑफ जर्नी आई शुड टॉक टू फ्यू ऑफ द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में है मेरे मुल्क में, एंड दैट इज़ यूथ, जो यंगस्टर हैं। हमारे मुल्क की काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है वो यंग लोगों पे बेस्ड है। और आपको एक चीज़ बताऊं तो जो डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है ना किसी भी मुल्क में, ये सबसे बड़ा डेंजर कंसिडर किया जाता है। चाइना में बहुत अरसा जो है वो ये इस चीज़ पे फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किया जाए ताकि मैन फोर्स को बढ़ाया जाए। लेकिन वही चाइना ने एक वक्त ऐसा भी आया कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई अपनी आवाम पे कि आप एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जो है वो लोग ज़्यादा होते हैं, नौकरियां या अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो फिर हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि जिनको नौकरी नहीं मिलती, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो या तो कोई इलीगल काम करते हैं या तो कोई ऐसा काम करते हैं, चोरी वगैरह या फ्रॉड वगैरह, या ऐसे काम करेंगे जिसका जो कानून है वो इजाज़त नहीं देता। और ये सोसाइटी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता है। हमारा मुल्क इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 22-23 करोड़ लोग हैं। डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, तो वो रिस्क देता रहेगा। लेकिन बात यह है कि आपने सिर्फ रिस्क नहीं लेना होता, आपने बाकी मामलात भी चलाने होते हैं ज़िंदगी के अंदर। मीन्स अगर मैं किसी बंदे को ये कहूँ कि यार तुम्हें सिर्फ रोटी मिलेगी 3 वक्त की और तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, तो वुड यू अग्री? ऑफ कोर्स ही वुड नॉट अग्री, बिकॉज उसकी ज़रूरियात और भी हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं, होम शेल्टर भी है, सही है। उसको अपने आप को खुश रखने के लिए और भी बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ना है, उसने ट्रैवल करना है, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं उसको ना करने में, कि वो क्यों फूड नहीं ले रहा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा इस बाकी अदर नीड्स के ऊपर। सो हमारी जो लेबर है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करना हुकूमत वक्त का काम होता है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का काम नहीं है, हुकूमत का काम होता है कि वो कैसे अपना जो मैन फोर्स है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती है, उसको कैसे काम पे लगाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2016 से 2019 तक मैंने काफ़ी सारे CPEC के प्रोजेक्ट्स देखे। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द चाइनीज़ कंपनी, और वो चाइनीज़ कंपनी जो थी वो CPEC के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। मीन्स फाइबर ऑप्टिक को ले करना और टावर्स लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो है वो आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक साल ऐसा भी था 2017 का, आई बिलीव, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सिर्फ उस कंपनी ने जिसके साथ मैं काम करता 5 लाख पाकिस्तानी वीज़ाज़ की रिक्वेस्ट दी थी फॉरेन मिनिस्ट्री को कि हमने वहाँ से लोग लेकर आने हैं पाकिस्तान में। अब वो 5 लाख जो लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पे आके वो सारे एग्जेक्टिव लेवल के लोग नहीं थे, उनमें बहुत सारे लेबर के लोग थे, जो कि ड्राइवर थे, शेफ़ थे, पत्थर तोड़ने वाले थे, सड़कें बनाने वाले थे। सो CPEC जो भी बन रहा है, और ये मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा, बहुत साल पहले तकरीबन 2014-15 में मेरी डिस्कशन हुई मेरे एक दोस्त के साथ। उसने मुझे बताया वन ही वॉज वर्किंग विद चाइनीज़ कंपनीज़, वो कुछ चाइना का माल यहाँ पे इंपोर्ट करता था, उस सिलसिले में उसका चाइना आना जाना भी होता था। तो ही टोल्ड मी कि अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, चाइना जो है वो जब CPEC बन जाएगा और पूरी तरह से फ़ाल हो जाएगा, तो चाइना कभी भी हमारे लेबर को यूज़ नहीं करेगा, वो अपनी लेबर लेकर आएगा। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो उनके मुल्क में लोग हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, उनको कैसे काम पे लगाई रखना है। आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट ही टोल्ड मी कि चाइनीज़ जो हैं वो बहुत कुछ अर्से बाद अपनी बनी बनाई सड़कें तोड़ देते हैं और फिर उनको दोबारा बनाते हैं ताकि इंडस्ट्री चलती रहे और लोग इन्वॉल्व रहें, लोग बिजी रहें, वो किसी और काम में ना पड़ें। ही ऑल्सो टोल्ड मी कि व्हेन ही वेंट टू चाइना, तो वहाँ पे जो लेबर क्लास होती है वो मिलना बहुत मुश्किल है, वो अवेलेबल ही नहीं होते, और जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी एज के होते हैं, मींस अबव 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स।
तो ही सेड कि एक दफ़ा मैंने एक कंटेनर जो था वो अनलोड करवाना था और मैंने किसी को कहा कि मुझे लेबर चाहिए, तो वो लेबर के में 2-3 लोग आए, वो काफ़ी बूढ़े थे, तो आई थॉट कि इनसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपने लिंक को कहा कि मुझे को और अरेंज कर दो, तो ही सेड कि इनके साथ काम चला लो, अदरवाइज़ तुम इनसे भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर नहीं मिलती और जो जवान लोग हैं वो लेबर के काम नहीं करते। तो दिस इज़ हाउ, यू नो, इफ़ दिस इज़ ट्रू, आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड, दिस इज़ हाउ दे आर रनिंग देयर कंट्री। आई मीन आप सोच देखें, विजन देखें, तभी टेक्नोलॉजी में ले लें, मैन्युफैक्चरिंग में ले लें, हर चीज़ में वो कितना आगे हैं, कितनी सैंक्शंस लगने के बावजूद भी वो आगे हैं। अच्छा, हम लोग वैसा क्यों नहीं कर पाते? हम लोग वैसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडस्ट्री जो है ना वो पाकिस्तान में एक तरह से ख़त्म होती जा रही है, और उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री बेस करती है रॉ मटेरियल के ऊपर। रॉ मटेरियल एक पहली चीज़ होती है जो कि मुल्क में आती है और फिर उसके ऊपर जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। रॉ मटेरियल 2 तरीके से प्रोड्यूस होता है, एक तो यहाँ इंपोर्ट किया जाता है, या फिर आप जो है ना वो अपने ही मुल्क में उसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। सो हमारे मुल्क में दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं। अभी देखें, ये सैलाब आया तो कितनी ज़्यादा क्रॉप्स हमारी ख़राब हो गई हैं, कितने कारखाने उजड़ गए हैं, कितनी फैक्ट्रीज तबाह हो गई हैं। जहाँ पे बात करें बड़े वेल इस्टेब्लिश कंट्रीज़ की, वो करते ही हैं कि वो स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल के ऊपर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं सस्ते दाम, और फिर वो देते हैं किसी को, फिर वो मार्केट में सेल करते हैं उसे, मींस अपने मैन्युफैक्चरर्स को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉपिंग बैग बनाने के लिए शॉपिंग बैग का दाना चाहिए, तो अभी क्या हो रहा होगा पाकिस्तान में कि हर बंदा अपना दाना या तो ख़रीदता है कहीं से या इंपोर्ट करता है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ये अंदाज़ा लगाए स्टैट्स को देख के कि कितना शॉपिंग बैग का दाना हर साल यूज़ होता है, और फिर अगर वो इंपोर्ट होने वाला है तो वो इंपोर्ट करें एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके प्राइसेस के अंदर। तो इस तरह जो है वो कंट्रीज़ किया करते हैं कि वो अपने अवाम को सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये है कि जब आपकी चीज़ बन जाती है तो उसके लिए फिर अगेन जो है वो मुल्क इन्वॉल्व होता है, एक्सपोर्ट लेवल के एग्रीमेंट्स करता है, आपको टैक्सेशन के अंदर इतनी छूट देता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है वो एक पेन बनाते हैं और वो पेन हम 2 रुपये का बनाते हैं और उसके ऊपर 1 रुपये टैक्स है उसको एक्सपोर्ट करने का, तो वही पेन हो सकता है कि इंडिया 2.5 रुपये में बना रहा हो, लेकिन वो सिर्फ 50 पैसे, वो सिर्फ 20 पैसे ले रहा हो टैक्स। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो कॉस्ट है वो हमसे कम हो जाएगी, और उनकी कॉस्ट कम होने से वो कंपेटिटिव एज ले जाएंगे हम पे। तो ये इंटरनेशनल मार्केट को भी स्टडी करना होता है कि आपकी क्या चीज़ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। अनफॉर्चुनेटली हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, यहाँ थे, और हमने वो सारी जो अपनी बेस थी वो लूज़ कर दी, वो एग्रीकल्चर बेस। एग्रीकल्चर के नाम पे हम अभी कोई ख़ास नहीं कर रहे, और जो कुछ रहता भी है उसको भी हम ख़राब करते जा रहे हैं। सो इवेंचुअली विल रन आउट ऑफ फूड एंड फूड सप्लाईज़। चावल देख लें आप कितना ऊपर चला गया है, आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मुश्किल हो गया। चीनी का हमेशा सारी ज़िंदगी होगी ये सुन रहे हैं, बहरान है। खैर, तो हमारे मुल्क के अंदर जो बच्चे हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने जो आपको मॉडल बताया है ये पूरे मुल्क का मॉडल है कि मुल्क के अंदर अगर आप डिसऑर्गेनाइज लेबर रखेंगे तो वो ख़राब होगी, वो उल्ट पटांग चीज़ें करेगी, हरकतें करेगी। इसी तरह अगर आप इसको अप्लाई करें अपने घर के ऊपर, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और आप उन 4 बच्चों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पालते, या उनकी सोच इस तरह की नहीं बनाते कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें और वो इंडिपेंडेंट हो सकें, वो अपना रोज़गार जो है वो ख़ुद से जनरेट कर सकें, तो जस्ट इमेजिन कि वो क्या उनके दिमाग में भी क्या इस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे, या वो भी कहीं अल्लाह ना करे गलत साइड पे ना चले जाएं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक फ़ैमिली के लिए। हम बड़े एक्साइटेड होकर काफ़ी सारे अपनी फ़ैमिली को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की देन है जो कि अल्लाह ताला किसी को भी औलाद अता करता है, और लेकिन हमने ये देखना होता है कि हम आजकल के दौर में कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो बच्चे पैदा करना ऐसे है जैसे को पता नहीं आपने कोई फैशन है, कोई आपने बताना है किसी को कि मैं बड़ा को फन्ने खाऊं तो मेरे 4 बच्चे हैं। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप 1 बच्चा पैदा कर सकते हैं तो आप 10 और भी पैदा कर सकते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि अगर आपने 2 बच्चे भी पैदा किए हैं तो आप उनको पाल सकते हैं अच्छे से।
अगर आप पाल सकते हैं अच्छे से तो फिर, और आपके पास इतनी इस्तात है कि आप तीसरे को भी हैंडल कर सकें, तो तीसरा लेकर आएँ, ठीक है, ताकि आपकी अगर आपकी फैमिली को बड़ा करने की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाए। और फिर ये मेक श्योर करना कि वो तीन जो बच्चे हैं या वो जो 2 बच्चे हैं वो दूसरों की ज़िंदगियों में अजाब ना ले आएँ अपनी महरूमियों की वजह से। सो आपने उनको भी महरूम नहीं रखना होता अपनी शफ़क़त से, अपनी अटेंशन से। आप अगर अटेंशन नहीं दे पाते, आपका अटेंशन स्पैन नहीं है इतना कि आप तीसरा बच्चा पैदा कर सकें, ना करें। अगर आपसे 2 बच्चों का रोना धोना बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर भी आप तीसरा बच्चा ना करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की बात है। ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये भी देखना होता है कि ख्वाहिशें जो हैं वो आपकी दूर दराज, जब आप काफ़ी आगे चले जाते हैं टाइम में, ईयर्स एंड ईयर्स के बाद, आप ये देखें कि उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। फिर ये कि जो बच्चे आप ने पैदा किए हैं, उनकी तालीम और उनकी तरबियत, और तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके साथ ऐसी प्रोडक्टिव डिस्कशंस करना जिससे उनका एक्सपीरियंस बने। पुराने दौर में मैं जब बड़ा और था तो यही सुना था जी, लोग गलतियों से सीखते हैं। आजकल ये दौर नहीं है कि लोग गलतियों से सीखें, आजकल ये दौर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लें, खुद गलती ना करें, क्योंकि आपके पास चांस नहीं है गलती करने का। बहुत ही क्विक और बहुत ही रोबस्ट किस्म की मार्केट है आजकल। आपने एक गलती किया, यू आर गॉन फॉर एवर, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल रेडी टू टेक योर प्लेस। ये सिफारिशों वाला दौर ये चला गया है। ये पहले होती थी कि जी सिफारिश करा दी, MNA की, MPA की, ठीक है जी, नौकरी मिल गई। अगर आपका ये टारगेट है कि एक नौकरी लेनी है तो वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन घर कैसे चलाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में पहले होता था, एक बाप कमाता था और 4 बच्चे बैठ के खाते थे। अभी इस तरह का माहौल नहीं है, अभी इस तरह के हालात नहीं हैं। हालात बहुत तेज़ी से बदल गए हैं, बदल रहे नहीं हैं, बदल गए हैं। अब ये नहीं चल पाएगा आगे आने वाले वक्त में कि एक बंदा कमाए और बाकी सारे बैठ के खाएं, क्योंकि उस बंदे पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस बंदे पे सोशल प्रेशर बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ेगा, वर्क प्लेस स्ट्रेस उसको लेना पड़ेगा, उसको घरेलू मामलात देखने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़हनी तौर पे बीमार हो जाए, फिज़िकल तौर पे बीमार हो जाए। समवन हैज़ टू टेक दिस इनिशिएटिव कि वो हेल्प करे, वो किसी तरह से हेल्प करे। और ये दौर नहीं है कि जी बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी तो क्या कमाएगा, अभी तो पढ़ रहा है। ये बातें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको कमाना पड़ेगा, आपको कमाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और क्योंकि आप छोटे हैं, आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आप लीगल एज पे नहीं पहुंचे, लेकिन आप कुछ ऐसा काम तो कर सकते हैं जिससे आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग हो। एंड दैट वर्क कुड बी एनीथिंग। आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं, और ट्रेडिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल ट्रेडिंग। मीन्स प्रोडक्ट्स बनाना, बेचना, ख़रीदना, बेचना। यू कैन बिकम अ मिडल मैन। आप कहीं से उठाएं कहीं पे बेच दें। आप IT का काम कर सकते हैं। IT के अंदर बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में अभी जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की बचत हुई है वो IT की रेमिटेंसेस की वजह से हुई है। मींस IT के बिज़नेस से हुई है। एंड व्हाई आई सेड रेमिटेंसेस इज बिकॉज बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं US में या बाहर US डॉलर में, वो क्लाइंट से पैसे उसमें लेते हैं, फिर अपने आप को रेमिट करते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कीप ऑन ट्रैकिंग द रेमिटेंसेस। उनको ये लगता है कि रेमिटेंस आ रही, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिज़नेस के पैसे होते हैं। सो ये आपने अपने बच्चों के साथ जो है ना, ये काम ज़रूर करना है। उनको तैयार रखें, उनको तैयार करें, उनको मुश्किल हालात से लड़ने के लिए तैयार करें। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बता दूँ, IQ जो होता है ना, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इमोशनल क्वेश्चन ये होता है कि आपके जो इमोशनल मामलात हैं उनको आप कितनी इंटेलिजेंस से हैंडल करते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल के दौर में जो है ना, वो माली हालात से परेशान नहीं होते, बल्कि वो इमोशनल हालात से परेशान होते हैं। और इमोशनल हालात से जब वो परेशानी उनको आती है तो वो डील नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और उनके सब हालात जो है ना वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टू एवरीबडी। मैं बहुत जल्द किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करूँगा, और बहुत जल्द जो है हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकाली जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दैट्स ऑल। आई होप आई हैव सेड इनफ, और ये आपको किसी ना किसी तरह से एक सीड प्लांट करेगा आपके दिमाग में कि आप कुछ डिफरेंट सोचें और डिफरेंट करें अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी, ताकि सब खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। Until the next video, Allah Hafiz.